हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल arbor@गेट सक्सेस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। तो ये हमारा बिहार स्पेशल की सीरीज़ का कंटिन्यूएशन पार्ट है, जिसमें मैं इम्तियाज़ अहमद सर की किताब को रीड कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ एक और रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे, मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, नहीं देखें तो प्लीज़ जा कर के देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि ये किताब बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। बहुत अच्छे से फैक्ट्स को दिया गया है, इसमें डील किया गया है। तो पीटी और मिस दोनों के व्यू से काफ़ी अच्छी बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्तियाज़ अहमद सर की किताब बिहार स्पेशल के लिए, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य 320 से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 320 से 298 ईसा पूर्व को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार के पश्चात अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पश्चिम भारत में और दक्कन में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता स्थापित की। उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमांत में उसने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। अंततः सेल्यूकस को काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त के हवाले करने पड़े। उसकी एक पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया। उसने अपने अनुभवों को अपने यात्रा वृत्तांत इंडिका में लिखा है। यह रचना अब उपलब्ध नहीं, मगर इसके उद्धरण परवर्ती लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी में सहायक हैं। चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली का भी निर्माण किया था। न्याय प्रशासन केंद्रीयकृत और कठोर था। करों का बाहुल्य था और आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था। प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी और अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। यह सभी सूचनाएं मुख्यतः कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र पर आधारित है। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख करने के लिए 6 समितियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने दिया। उसने जनहित के उपाय किए और समाज में सह अस्तित्व और सद्भाव को प्रोत्साहन दिया। उसने इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धम्म महामात नामक अधिकारी नियुक्ति किए और स्वयं धम्म यात्राएं आयोजित की। उसके अभिलेख भी मौर्य प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। विदेश संबंध भी विकसित रहे और यूनानी दूत डिमोक्लस उसके दरबार में रहा। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। उसने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, परंतु 261 ईसा पूर्व में
कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और रक्तपात ने उसे असुर विजय त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। उस उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए। उसने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, यूनानियों द्वारा शासित राज्यों में भेजे। इन राज्यों में सीरिया, मिस्र, साइरीन, मैसिडोनिया और एपिरल शामिल थे। इनके माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सह-अस्तित्व की भावना का प्रचार किया और कल्याणकारी कार्यों में रुचि ली। उसका उद्देश्य इस क्षेत्र की सैनिक विजय न कर इन पर अपना कूटनीतिक प्रभाव बनाए रखना था, जो कि नैतिकता, शांति और मानव सेवा के प्रति उसकी उत्सुकता के प्रदर्शन द्वारा संभव था। अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण और प्रश्रय दिया। उसके द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसके माध्यम से जम्बू द्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उपाय किए गए। इसी समय बौद्ध धर्म के थेरावाद संप्रदाय का उदय हुआ। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, जो कि म्यांमार के नाम से जाना जाता है, एवं अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों को आर्थिक अनुदान देने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महामानतों की नियुक्ति की। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजूक नामक अधिकारी बहाल किए। पशुवध पर उसने रोक लगाई। धम्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव तथा सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध आदि जैसे सिद्धांतों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में अपनी छवि इतिहास में बनाई। अशोक की आलोचना कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पे की कि उसकी नीति से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। इसके अनुसार अशोक की शांति प्रिय नीति से मौर्य साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। यह दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक हुए। इस धारणा को अब स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन कुछ अन्य कारणों से प्रभावित था। अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, साम्राज्य की बृहत क्षेत्र, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपतियों के अत्याचार और उसके विरुद्ध विद्रोह, हिंद यूनानी शासकों के आक्रमण आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक के मृत्यु के बाद होने लगा। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राज्य सत्ता पर अधिकार कर लिया। मौर्य काल में कला और विद्या के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी इस काल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मीमांस
और वेदांत पर टिप्पणियाँ लिखने वाला उपावर्ष इस काल की अन्य महान विभूति थी। इस काल में स्थापत्य कला भी उन्नत अवस्था में थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया है। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार में मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं, जिनमें एकाश्वम गोलाकार स्तंभ अपनी निर्माण विधि के लिए प्रसिद्ध है। यह शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इसी शैली में ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हेतु बनवाए गए। पत्थर को चमकाने की कला इस काल में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। राजगीर की सोन भंडार गुफाएं और गया के समीप बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु एवं आजीवक पंथ के आचार्य विश्राम करते थे। तो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।